हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और उसमें हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के अध्याय 13 की जो प्रश्नावली 13.6 है उसको सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले के जो अध्याय हैं और पहले की जो प्रश्नावली हैं उनको हम लोग पिछले वीडियोज में सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पहली बार है, वीडियो अगर आपको पसंद आए, हमारा काम आपको पसंद आए, मेहनत आपको पसंद आए, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप जाएंगे चैनल की प्लेलिस्ट पे। जो जो चैप्टर्स मैंने सॉल्व कर रखे हैं, जिन क्लास के मैंने चैप्टर सॉल्व कर रखे हैं, वो उसका आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब अगर बात की जाए क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स जो हिंदी मीडियम है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। उसमें आपका जो अध्याय 2 यानी कि पॉलिनोमियल्स बहुपद है उसको भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। जो आपका अध्याय 3 यहाँ पे देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति, इसको भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अध्याय 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसके बाद अध्याय 5 यूक्लिड की ज्यामिति, अध्याय 6 रेखाएं और कोण है, इनको भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। उनका कंप्लीट वीडियोस आपको चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। इसके बाद जो अध्याय 10 है वृत्त है उसको भी सॉल्व किया गया है। 7वां अध्याय त्रिभुज है उसको भी सॉल्व किया गया है। इसके बाद 12वां हीरोन का सूत्र है उसको भी सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद जो हम लोग 13वां अध्याय यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन सॉल्व ही कर रहे हैं। जो आपका अध्याय 2 बहुपद है उसको भी आपका सॉल्व किया गया है। कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। क्लास 10th की अगर बात की जाए तो उसमें भी बहुपद, अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण, अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति, अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय, और इसके बाद एक आपका सभी फार्मूला, इसके बाद आपका जो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं अध्याय 10 उसको भी सॉल्व किया गया है। अध्याय 10वां वृत्त है उसको भी सॉल्व किया गया है। चौथा अध्याय द्विघात समीकरण उसको भी सॉल्व कर चुके हैं। जिस क्लास का आपको जरूरत है उसके अकॉर्डिंग आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग सीधे आ जाते हैं प्रश्नावली 13.6 के 5वें प्रश्न पर। 5वां प्रश्न हम लोगों का क्या कह रहा है। 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का जो व्यय है वो आपका 2200 रुपए यानी 2200 रुपए है। यदि पेंट कराने की दर है वो 20 रुपया प्रति वर्ग मीटर या प्रति मीटर की घात 2 है, तो हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। इसके बाद उसके आधार की त्रिज्या यानी कि जो बर्तन है उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। फिर इसके बाद बर्तन की धारिता यानी कि बर्तन का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जो दिया गया उसको पहले समझते हैं कि जो बर्तन है वो आपका कितना 10 मीटर गहरा है। तो बर्तन की जो गहराई है वो आपकी 10 मीटर दी गई है। इसके बाद कह रहा है कि बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठ का पेंट कराने का जो व्यय दिया गया है वो आपका 2200 रुपए दिया गया, और इसके बाद पेंट कराने की जो दर है वो 20 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से। अब अगर हमारे आसपास जो बेलनाकार बर्तन है उनका एक कोई उदाहरण लेते हैं तो हम देखेंगे सबसे बेस्ट उदाहरण आपका ये ग्लास है। अब क्या कह रहा है कि इस ग्लास के अंदर वाले भाग को क्या किया गया है, पेंट किया गया है, यानी कि इसका हमें क्या करना पड़ेगा, वक्र पृष्ठ ही ज्ञात करना पड़ेगा। जो बेलन का ये बेलनाकार ग्लास है, हमारे पास बर्तन है, कुछ भी हो सकता है, तो उसका जो ग्लास का ये अंदर वाला भाग है ये रंगा गया है। अब इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और जो हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट कराने का जो व्यय हम लोग फार्मूला या कहें कि जो तरीका है वो निकालने का, व्यय बराबर क्या होता है, कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और गुणे दर। तो यहां से आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वही चीज यहां पर पहले हम लोग लिख लेते हैं भाई। जो हम लोगों को ज्ञात था उसको नोट कर लिया है। क्या कह रहा है, बर्तन की ऊंचाई दी गई है, तो ऊंचाई आपकी कितनी है 10 मीटर, और पेंट करने का जो दर है वो 20 रुपया प्रति वर्ग मीटर की घात 2 है या प्रति वर्ग मीटर है। अब यह कहें कि जो हमारा व्यय है तो वो आपका 2200 रुपए है। अब हम यहाँ पे
पेंट करने का व्यय होता है उसका फॉर्मूला या उसका तरीका दर गुणे क्षेत्रफल होता है। अब आप पेंट कराने का जो व्यय कितना खर्च किए हो, आपने 2200 रुपए खर्च किया है ना, और जो दर हमारी क्या दी गई है, 20 दिया गया है, और गुणे क्षेत्रफल, और आप क्षेत्रफल ऐसे ही लिख दीजिए, क्योंकि हमें पहले भाग में क्या कह रहा है, बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब हम आंतरिक वक्र पृष्ठ ही कलर कर रहे हैं, आंतरिक वक्र पृष्ठ ही रंग रहे हैं, तो उसी का क्षेत्रफल आएगा। तो यहाँ पे आपका देखिए एक समीकरण के तरीके बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे जो आपका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 2200, और जो क्षेत्रफल के साथ ये 20 गुणे में है वो आपका बटे में हो जाएगा। तो यहाँ पे 20, एक जीरो से जीरो काट दीजिए, 2 से भाग चला जाएगा, तो आपका जो क्षेत्रफल आ जाएगा, क्षेत्रफल बराबर 110, 2 से भाग देंगे तो 110 मीटर की घात 2। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा ये बर्तन है इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 110 मीटर की घात 2 है। तो यहाँ पे वही चीज लिख दीजिए। अतः जो हमारे पास बेलन है, बेलनाकार बर्तन है, उसकी आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल 110 मीटर की घात 2 आ जाएगा। अब इसके बाद आपका जो दूसरा भाग क्या कह रहा है कि उसकी आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हमारा जो ये बेलनाकार बर्तन है उसकी त्रिज्या यहां से यहां तक होगी। अगर हम लोग उसकी त्रिज्या को आर मीटर ले लेते हैं, कि मान लो जो हमारा बर्तन है उसकी त्रिज्या कितनी, आर मीटर है। इसके बाद आपने यहाँ से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, इसकी त्रिज्या भी ज्ञात कर लेंगे। तो वही यहाँ पे लिख दिया, माना आधार की त्रिज्या आर मीटर है, और इसके बाद वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 110 मीटर की घात 2 दिया गया है, वहां से आप ज्ञात करेंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 2 पाई आर एच होता है। 2 पाई आर एच बराबर 110 आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे जो आपका मान ज्ञात है वो रख दीजिए। तो यहाँ पे 2 गुणे पाई का मान 22/7 और गुणे आर हमें नहीं पता है, उसी का तो मान ज्ञात कर रहे हैं। और इसके बाद जो बर्तन की ऊंचाई है वो आपकी कितनी है, 10 मीटर ऊंचाई कहें या गहराई कहें, तो गुणे 10 और बराबर आपका 110। ये आपका दिया ही गया है। अब यहाँ से एक आपका रैखिक समीकरण बन रहा है, उसको हमें हल करना है। तो देखिए R बराबर आपका क्या आ जाएगा, जो आपकी त्रिज्या है ये 110 और गुणे, यहाँ पे जो बटे में है वो गुणे में हो जाएगा, बटे गुणे 7, और जो बटे वाला है वो आपका भाग में हो जाता है। यही तो आपका रैखिक समीकरण हल करने का तरीका है। तो यहाँ पे 2 गुणे 22 और गुणे 10, यहाँ पे 22 लिखना पड़ेगा। तो 2 गुणे 22 और इसके बाद आपका गुणे 10, ये जो आपका 10, ये 22 और ये 2, ये बटे में आ गया। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यानी कि केवल आपका यहाँ पे देखिए क्या बचा, वही लिख दीजिए। यहाँ पे क्या बचा, 11 और 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, यानी कि 7/4, जो आपका R बराबर क्या आ गया, 7/4। 4 से भाग कर दीजिए, 4 एकम 4, 4 7 28, 4 पंचे 20, यानी कि 1.75 मीटर या 7/4 जो आपका बेलनाकार बर्तन है उसके आधार की जो त्रिज्या है भाई वो आपकी 7/4 मीटर आ गया। यानी कि इसकी जो आधार की त्रिज्या 7/4 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है वो 7/4 मीटर या कहें 1.75 मीटर, जो चाहे आप वो लिख दीजिए। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि जो आपका बर्तन है उसकी धारिता, तो देखिए यहाँ पे धारिता का मतलब क्या है, उसमें कितना पानी आ जाता है, कितना लिक्विड आता है। तो धारिता को ज्ञात करने के लिए आपको इसका आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। जब हमें देखिए यहाँ पे त्रिज्या भी पता चल गई, ऊंचाई पता ही है, तो बेलन के आधार का त्रिज्या और ऊंचाई की सहायता से आयतन ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है पाई r² h, वही फॉर्मूला यहाँ पर लगा करके हल कर देते हैं।
तीसरे भाग में जो आपको धारिता ज्ञात करनी थी वो आपका क्या होगा, बर्तन की धारिता बराबर बेलन का आयतन। त्रिज्या आपकी 7/4, ऊंचाई 10 मीटर, ये मान यहाँ पर रख दीजिए। पाई का मान आपका 22/7 गुणे आपका r की घात 2 यानी 7/4 और गुणे 7/4 घात 2 है, इसका मतलब 2 बार गुणा करना है, और गुणे ऊंचाई आपकी 10 दी गई। इसके बाद जो आपका हल हो रहा है उसको आप हल कर दीजिए। यहाँ पे 7 से 7 काट दीजिए, इसके बाद 2 दूनी 4 और 2 से काट दीजिए 11 और 2 से काट दीजिए तो 5। अब यहाँ पे आपका 11 गुणे 7 गुणे 5 और बटे 4 बचा, यही लिख दीजिए। तो 11 गुणे 7 और गुणे 5 और बटे 4। अब इसके बाद इनको जब आप हल करेंगे, गुणा करेंगे और फिर 4 से भाग कर देंगे, आपका आंसर आएगा, यानी कि 11 बराबर 11 गुणे 7×5 = 35 और बटे 4। इसको आप हल कर दीजिए तो 96.25 मीटर की घात 3। अतः यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, जो हमारा बर्तन है उसकी धारिता कितनी हो जाएगी। अतः बर्तन की जो धारिता है, बर्तन की धारिता कितने लीटर में हमें ज्ञात करना है। धारिता बराबर 96.25 किलो लीटर आएगा। अगर आप यही आप 1000 से गुणा कर दीजिए तो आपका लीटर में आ जाएगा, तो 9000 यानी कि 96,250 लीटर आ जाएगा। और इस तरीके से जो आपका छठा प्रश्न है भाई सॉल्व हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब बिना किसी देर के सीधे आ जाते हैं 7वें प्रश्न पर। भाई 7वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है, ऊंचाई 1 मीटर, 1 मीटर ऊंचाई का एक बेलनाकार बर्तन है जिसकी धारिता 15.4 लीटर दी गई है। इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की आवश्यकता होगी। देखिए जब आप इस टाइप का बर्तन बनाते हैं तो उसमें जो अंदर पानी आया वो आपकी धारिता है। अब जो बनाने के लिए सीट लगेगी ना, जो भी लगाए आप, लकड़ी का, प्लास्टिक का, स्टील का, एल्युमिनियम का, जैसा चाहे, तो उसमें बनाने के लिए आपको उसका जो पृष्ठ होगा भाई, जैसे आपके मान लो हमारे पास ये गिलास बनाया गया, ये जो पृष्ठ है इसको जब कोई बर्तन बनाएंगे तो बंद करके ऐसे बनाएंगे। जब पानी रखेंगे ढक्कन भी लगाएंगे नीचे, अगर नीचे खुला रहेगा तो पानी डालेंगे तो बह जाएगा। तो इसका जो ये कितना इसमें स्टील का गिलास अगर है तो कितनी ये स्टील लगी, इसका हमें ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके बाद दोनों आधारों का क्षेत्रफल यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। इसके बाद आपका वही सीट का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो देखिए उसके लिए आपको जो फार्मूला आर एच पता होना चाहिए, त्रिज्या भी पता होना चाहिए और आपकी ऊंचाई भी पता होनी चाहिए। ऊंचाई आपकी यहाँ से यहाँ तक की है, वो आपकी कह रहा है 1 मीटर ऊंचाई है। तो ऊंचाई तो हमें पता चल गया। अब हमें इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो मान लेते हैं त्रिज्या, और त्रिज्या इस 15.4 लीटर जो धारिता दी गई है यानी कि आयतन दिया गया है, इससे ज्ञात कर लेंगे। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला लगाते हुए πr² बराबर वहां से त्रिज्या ज्ञात कर लीजिए। फिर इसके बाद जो कुल सीट कितनी आवश्यकता होगी, कुल सीट का क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो आप फॉर्मूला लगा दीजिए और सॉल्व कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं भाई। छठे प्रश्न में जो हमें दिया गया है उसको नोट करते हैं भाई। बेलनाकार बर्तन की जो ऊंचाई दी गई है वो 1 मीटर, मीटर को हम लोगों ने सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, वो लिख लिया। इसके बाद जो बर्तन की धारिता कितनी दी गई, 15.4 लीटर है, और ऊंचाई आपकी काहे में दी गई, मीटर या सेंटीमीटर में दी गई है। तो उसको हमें जो आयतन है या धारिता है उसको भी तो हमें मीटर या सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर बराबर 1000 घन सेमी या 1000 सेंटीमीटर की घात 3। तो आपका वो आयतन हो जाएगा मीटर या सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15.4 और गुणे 1000 से आप गुणा कर दीजिए, क्योंकि 1 लीटर 1000 घन सेमी के बराबर होता है। अब यहाँ पे इसमें गुणा कर दीजिए, 3 जीरो है, 1 जीरो इस दशमलव को नेगलेक्ट कर देगा, 2 जीरो बचेंगे,
तो यानी कि 1, 5, 4 और 2 0 सेंटीमीटर की घात 3 बेलन का आयतन, या कहें बेलनाकार बर्तन का आयतन हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका शीट के लिए आधार की त्रिज्या पता होनी चाहिए। तो हम लोग लिख देते हैं कि माना बेलन के या बर्तन की आधार की जो त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर है और इसके बाद इसकी ऊंचाई 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर दी गई है। अब बर्तन का जो आयतन होगा इस बेलन के आयतन के बराबर होगा। बेलन का आयतन आपका पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यहाँ से इसको आप हल कर दीजिए भाई। बेलन का आयतन आपका दिया गया है, देखिए जो 1, 5, 4 और 2 0 वो रख दीजिए यहाँ पर। 1, 5, 4 और 2 0, तो 1, 5, 4 और 2 0 बराबर पाई का मान क्या है 22/7 और गुणे r की घात 2 और गुणे ऊंचाई, क्योंकि जो हमारा आयतन दिया गया सेंटीमीटर की घात 3, तो इसलिए हमने जो ऊंचाई 1 मीटर दी गई है उसको सेंटीमीटर में बदल दिया। इकाइयां जब सभी समान होंगी तभी हम उसमें हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 100 लिख दिया। अब इसके बाद आपका एक रैखिक समीकरण के जैसा हल करना पड़ेगा और रैखिक समीकरण में क्या होता है, जो बटे में है उसको लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट ले जाओगे तो गुणे में और गुणे वाला बटे में हो जाता है। तो यहाँ से देखिए आपका जो r की घात 2 बराबर 1, 5, 4 और 2 0 और जो देखिए आपका जो ये 7 है भाई और वो बटे में है वो गुणे में हो जाएगा और बटे यहाँ पे गुणे में 22 है तो 22 और गुणे यहाँ पे 100 आ गया। 2 0 से 2 0 कट गया, 22 7 154। जो r की घात 2 बराबर 7 गुणे 7 आ गया, वही यहाँ पे लिख दीजिए। r की घात 2 बराबर 7 गुणे 7। यहाँ से आपका r यानी कि त्रिज्या आ जाएगी। r बराबर क्या हो जाएगा √7 गुणे 7। हमने गुणा इसलिए नहीं किया क्योंकि जब हम इसका वर्गमूल निकालते तो फिर हमें गुणनखंड करने पड़ते। तो जब हमें गुणनखंड करना ही है तो हम पहले से काहे गुणा कर लें, तो इसीलिए हमने इसको ऐसे ही रख दिया। अब यहाँ पे r बराबर जब आपका 2 जोड़ा बन जाता है तो उसमें से एक बाहर आ जाता है और आपका वर्गमूल आ जाता है। तो यहाँ से r बराबर 7 सेंटीमीटर आ गया है भाई। यानी कि जो हमारे बेलन है या बेलनाकार बर्तन है उसके आधार की त्रिज्या आ चुकी है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, बेलन को बनाने में आवश्यक शीट का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या जब आपने ज्ञात कर लिया, अब जो बेलन या बेलनाकार जो बर्तन है उसको बनाने के लिए आवश्यक शीट होगी वो आपकी कितनी होगी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r और ब्रैकेट में r धन h। h आपकी क्या होती ऊंचाई होती और r आपकी त्रिज्या। 2 गुणे 22/7 पाई का मान, त्रिज्या आपकी 7 है। इसके बाद यहाँ पे त्रिज्या 7 और ऊंचाई जो आपकी 1 मीटर दी गई है उसको हम सेंटीमीटर में बदल करके सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे वही रख दिया भाई। आपका क्या आ जाएगा 2 यानी कि 2 गुणे 22/7 गुणे 7 और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 100। अब इसको हल कर दीजिए, 7 से ये 7 कट गया यानी कि 22 दूनी 44 ही आ गया। तो यहाँ पे 44 और गुणे ब्रैकेट में 100 धन 7 जोड़ेंगे तो 107 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इनका गुणा करना है और गुणा करके आपको सॉल्व कर देना है। जब आप इसको गुणा करेंगे सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा भाई 4708 यानी कि 4708 या 4708 सेंटीमीटर की घात 2 आएगा, क्योंकि हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं सेंटीमीटर की घात 2। अब अगर इस शीट के क्षेत्रफल को मीटर की घात 2 में यानी कि लिख देंगे, अतः शीट का क्षेत्रफल बराबर 4708 सेंटीमीटर की घात 2। शीट का क्षेत्रफल हम लोगों ने सेंटीमीटर की घात 2 में ज्ञात कर लिया, लेकिन प्रश्न में जो आपका है वो क्या कह रहा है, कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। तो सेंटीमीटर की घात 2 को आपको वर्ग मीटर में बदल देना है। तो आप जानते हैं कि 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर, और अगर आपसे कहें 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए तो 1/100
आपका मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सेंटीमीटर की घात 2 है, तो 1 सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 1/100 से गुणा करना है। तो जब वर्ग है तो एक बार और गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्षेत्रफल लिख देंगे, क्षेत्रफल वर्ग मीटर में, वर्ग मीटर में कितना आएगा वो भी हमको ज्ञात करना है। वर्ग मीटर में क्या हो जाएगा, बराबर 4708 और गुणे 1/100 है ना, और गुणे 1/100 मीटर की घात 2। नीचे गुणा करेंगे, एक के नीचे 4 जीरो आ जाएंगे, यानी कि जब भाग देंगे तो दशमलव लग जाएगा। जब भी आपको हर में भिन्न का जो हर है वो 10, 100, 1000, लाख, 10 लाख हो और उसको दशमलव बदलना है, तो जितने जीरो हो उतने ही अंक पर दशमलव लगाना होता है। तो यहाँ पे आपके 4 जीरो हैं, 4 अंक पे दशमलव लगेगा, 1 2 3 4, यानी कि 0.4708। ओ, ये आपका मीटर की घात 2। और आपका जो प्रश्न है भाई सॉल्व हो गया। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई डाउट रह गया हो, कोई भी बात अगर मिस हो गई हो, उसको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे कि आपको आगे के वीडियोस में सॉल्व करके बता दिया, जो आपकी प्रॉब्लम है सॉल्व कर दिया जाए। एक चीज और, अगर आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो गई हो यहाँ तक, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो हम लोगों का प्रश्न, 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, शीशे की एक पेंसिल है, लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को ढाल कर बनाई गई है। पेंसिल का व्यास 7 मिलीमीटर है और ग्रेफाइट का जो व्यास है 1 मिलीमीटर है। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन हमको ज्ञात करना है। अब देखिए, अगर हम लोग पेंसिल की बात करें तो आपकी जो पेंसिल कुछ इस तरीके से होती है। अब इस पेंसिल को अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो उसके अंदर ब्लैक वाला जिससे आप लिखते हो वो आपका ग्रेफाइट का होता है, और जो बाहर वो कैसा है, लकड़ी का होता है। पेंसिल तो आपने देखा ही है, बचपन से लिखते चले आ रहे हैं। तो उस पेंसिल में जो अंदर वाला भाग है वो ग्रेफाइट का होता है और जो बाहर है वो लकड़ी का है। अब हमसे कह रहा है कि जो अंदर है उसका जो ब्लैक कलर का ग्रेफाइट है उसका भी आयतन ज्ञात कीजिए, और इसमें जो लकड़ी लगी है उसका भी आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए, जो आपकी पेंसिल की शेप है, पेंसिल हमारी कैसी होती है, बेलन के आकार की होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस बेलन के आकार की पेंसिल है, इसमें जो अंदर ग्रेफाइट लगा वो भी बेलन होगा क्योंकि गोलाकार है। तो इसका आयतन ज्ञात कर लीजिए। फिर इसके बाद इस लकड़ी का आयतन ज्ञात करने के लिए हम लोग पूरा, एक ही पेंसिल खुद एक बेलन है ना, तो इस पूरी पेंसिल का आप आयतन ज्ञात कर लीजिए और उसके अंदर जो आपने ग्रेफाइट डाली है वो आप बाहर निकाल दीजिए, यानी कि माइनस कर दीजिए। तो लकड़ी तो बचेगी, लकड़ी का आयतन आ जाएगा। जैसे चाहो आप वैसे हल कर लीजिए। तो सबसे पहले देखिए, आपका जो दिया गया है उसको लिखें। यहाँ पे आपके 2 चीजें ध्यान रखना है। एक, आपकी जो ऊंचाई है या लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर है, और जो व्यास दिया गया है दोनों का, लकड़ी का और कुल पेंसिल का, दोनों मिलीमीटर में है। तो हमें एक ही इकाई रखनी पड़ेगी, ये बहुत ध्यान रखना होता है। जो आपके आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित, यानी कि इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं, कहीं पे भी जब भी आपको इकाई होगी वो समान होगी। समान इकाई आपकी जुड़ती, घटती, गुणा और भाग होता है। अगर इकाई समान नहीं होगी तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपका एक यहाँ पे दिया भी गया है, हमने यहाँ पे एक पेंसिल का फिगर बनाया है कुछ इस तरीके से। तो ये आपकी क्या है, बेलनाकार है। तो इसकी ऊंचाई आपकी कितनी दी गई है, 14 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक का आपका 14 सेंटीमीटर दी गई है। पेंसिल ये शार्प करके बनाया, लेकिन अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ से इसको आप हटा दीजिए तो आपका क्या है, बेलन बन जाएगा। इसलिए शार्प कर वाली लगा दिया है, जिससे कि आप पता चल जाए कि हाँ ये पेंसिल है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें जो ग्रेफाइट दिया गया है, इस ग्रेफाइट वाले भाग का आयतन हम लोग ज्ञात करेंगे। तो जो लंबाई है या ऊंचाई है वो दोनों के लिए समान होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, इस ग्रेफाइट का
आयतन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ग्रेफाइट का व्यास कितना दिया गया है, तो वही लिख दीजिए। जो आपका ग्रेफाइट वाला भाग है उसका व्यास दिया गया है वो कितना है भाई। ग्रेफाइट का व्यास, जो ग्रेफाइट वाला भाग है उसकी बात हो रही है, उसका व्यास आपका कितना दिया गया है, 1 मिलीमीटर। ये तो लिखा, देखिए ग्रेफाइट का व्यास 1 मिलीमीटर है, तो यहाँ पे 1 और मिलीमीटर लिख दीजिए और इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदल दीजिए। तो 1/10 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। अब यहाँ पे मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना होगा, छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलते हैं तो भाग देते हैं। तो यहाँ पे मिलीमीटर छोटा है, सेंटीमीटर बड़ा है, तो बटे में लाना पड़ेगा। अब यहाँ से हम लोग इसकी त्रिज्या ज्ञात कर लें। तो त्रिज्या यानी कि r बराबर, त्रिज्या r बराबर जो व्यास होता है उसकी आधी यानी कि 1/2 और गुणे व्यास आपका 1/10 है, यानी कि आपका 1/20 सेंटीमीटर आ गया है। व्यास हम लोगों का 1/20 आ गया, ओ त्रिज्या आपकी 1/20 आ गई। अब इसके बाद हम लोग क्या करें, इसकी ऊंचाई लिख लें और आयतन ज्ञात कर लें। तो यहाँ पे देखिए आपका जो त्रिज्या बराबर 1/20 सेंटीमीटर एंड इसके बाद आपकी जो ऊंचाई है वो 14 सेंटीमीटर दिया गया है। अब आप क्या करिए, इसका आयतन ज्ञात कर लीजिए भाई। 14 सेंटीमीटर लिख दीजिए यहाँ से, 14 सेंटीमीटर। पेंसिल थोड़ा सा भाग रही है भाई। तो अब यहाँ पे ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे ग्रेफाइट का आयतन बराबर, ग्रेफाइट का जो आयतन होगा वो आपका इस बेलन के आयतन के बराबर होगा। वो क्या होगा, πr²h। पाई का मान 22/7 और गुणे r आपकी 1/20, तो 1/20 और गुणे 1/20 और इसके बाद गुणे 14। जो हमारी ऊंचाई है वो 14 सेंटीमीटर। गुणा करके अब इसको सॉल्व कर देना है। देखिए आपका 7 से काट दीजिए, 7 दूनी 14, 2 से काट दीजिए तो ये 10 और यहाँ से 2 कट रहा है, 2 से काटिए 11 और ये 10। जो आपका अंश है वहां पे देखिए केवल और केवल 11 बचा। ऊपर आपका 11 और नीचे 10 और 10 गुणे करेंगे तो आपका 100। अब इसको आप दशमलव में बदल दीजिए तो 0.11 सेंटीमीटर की घात 3। आयतन हम लोग ज्ञात कर रहे हैं तो सेंटीमीटर की घात 3, यानी कि जो हमारा ग्रेफाइट वाला भाग है उसका आयतन 0.11 सेंटीमीटर की घात 3। अब इसके बाद लकड़ी वाला हमें ज्ञात करना है। तो लकड़ी वाले को ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये आपकी पेंसिल है इस पूरी पेंसिल का आयतन हम लोग ज्ञात करें। तो देखिए जो पूरी पेंसिल है वहां पे लिखा है यदि पेंसिल का व्यास, पूरा व्यास आपका 7 mm दिया गया है तो इसको भी हमें सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। फिर वहां से त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, ऊंचाई आपकी 14 ही रहेगी। इतना पहले सॉल्व करते हैं। पूरी पेंसिल के लिए आपका जो पेंसिल का व्यास है उसको लिखेंगे। पेंसिल का व्यास बराबर 7 मिलीमीटर दिया गया है, उसको हमने सेंटीमीटर में जैसे अभी ग्रेफाइट वाले में किया था। अब यहाँ से त्रिज्या ज्ञात कर लीजिए, 1/2 गुणे व्यास यानी कि 1/2 गुणे 7/10। इसको आप गुणा करेंगे तो 7/20 सेंटीमीटर आ गया। अब इसके बाद आप पूरी पेंसिल का जब आयतन ज्ञात करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, बेलन के आयतन को फार्मूला लगाना पड़ेगा। πr²h 22/7 और गुणे त्रिज्या आपकी देखिए 7/20 और गुणे 7/20 और गुणे h आपकी कितनी है, जो अभी आपने देखा 14 सेंटीमीटर। जो ऊंचाई या कहें लंबाई है वही तो कह रहा है, पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर, तो वही यहाँ पे रख दिया। अब इसको हमें केवल हल करना है। देखिए 7 से ये 7 कट गया। अब इसके बाद आपका जो और आगे कट रहा है वो काट दीजिए। यहाँ से देखिए आपका क्या हो जाएगा, 2 से काट दीजिए तो 11
और यहाँ से 2 से काट दीजिए 10, यहाँ से काट दीजिए 2 सत्ते 14 और ये आपका 10। अब ऊपर क्या बचा देखिए आपका 11 गुणे 7 गुणे 7 और बटे 100, इतनी तो बचा। अब आप गुणा कर लीजिए भाई, 11 गुणे 7 गुणे 7, 7 सत्ते 49 और गुणे 11 लिख दीजिए भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए आपका 49 गुणे 11 और बटे 100। अब आप यहाँ पे गुणा कर दीजिए, 11 9 99, हासिल आपके 9 आ गए, 11 चौक 44 और उसमें 9 जोड़ेंगे, 44 9 53 और बटे 100। अब इसको आप दशमलव बदल दीजिए तो 5.39 सेंटीमीटर की घात 3 आएगा, जो हमारी पेंसिल है। पूरी पेंसिल जो आपकी ये भैया पेंसिल है, इस पूरी पेंसिल का जो आयतन है 5.39 सेंटीमीटर की घात 3। अब इस ग्रेफाइट जो उसके अंदर ब्लैक कलर की ग्रेफाइट है, उसका आयतन हम ज्ञात कर चुके, तो उसको अगर आप बाहर निकाल दो तो केवल और केवल लकड़ी बचेगी, उसी का आयतन हो जाएगा वही। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पूरी पेंसिल का ज्ञात कर लिया है और लकड़ी के अलावा ग्रेफाइट जो है उसका भी ज्ञात कर चुके हैं 0.11। तो लकड़ी का आयतन ज्ञात करेंगे तो इससे माइनस कर दीजिए। पेंसिल का जो आयतन 5.39 सेंटीमीटर की घात 3 आया। अब यहाँ से लकड़ी वाले भाग का आयतन ज्ञात करने के लिए लकड़ी का आयतन या लकड़ी वाले भाग का आयतन क्या होगा, पूरी पेंसिल का आयतन, पूरी पेंसिल का आयतन, उससे ये जो ब्लैक वाला ग्रेफाइट है वो माइनस कर दीजिए, बाहर कर दीजिए। तो यहाँ पे 5.39 और माइनस 0.11, जो ग्रेफाइट वाले भाग का जो आयतन आया था वो 0.11 ही आया था, वही यहाँ पे लिख दिया। अब आप इसको माइनस कर दीजिए तो 5.28 सेंटीमीटर की घात 3, जो लकड़ी का आयतन या उसमें जो लकड़ी लगी है उसका जो आयतन है वो 5.28 सेंटीमीटर की घात 3 है। और हम लोगों का जो प्रश्न है भाई सॉल्व हो गया है। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब आ जाइए भाई आखिरी प्रश्न पर, यानी कि जो प्रश्नावली 13.6 है उसके अंतिम प्रश्न पर आ चुके हैं और इसके साथ ही आपकी जो प्रश्नावली है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। अब आखिरी प्रश्न आपका क्या कह रहा है, एक अस्पताल में एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। यदि यह कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है। एक अस्पताल है उसमें 250 रोगी एडमिट हैं और जो प्रतिदिन रोगियों को एक बेलनाकार कटोरा है उसमें दिया जाता है और जब उसमें सूप भरा जाता है तो वो 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। यहाँ पे अगर आप फिगर में सामने देखें, मान लो आपका ये बेलनाकार है और इसका जो व्यास है वो कितना दिया गया है भाई, 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ से यहाँ तक का ये हमारा बेलनाकार व्यास है 7 सेंटीमीटर है पूरा व्यास, और जब इसमें ये सूप भरा गया तो वो ऊंचाई आपकी 4 सेंटीमीटर हो गई, यहाँ से यहाँ तक का 4 सेंटीमीटर हो जाता है। तो जब आपका ये एक 4 सेंटीमीटर जो ये यहाँ से यहाँ तक का ब्लू है तो ये भी तो आपका एक बेलन ही बन रहा है। तो यहाँ पे आधार की त्रिज्या आपकी 7 बटे 2 आ जाएगी, व्यास की आधी होती है, ऊंचाई आपकी 4 सेंटीमीटर। तो हमें पता चल जाएगा यहाँ से एक जो रोगी है उसको कितना सूप दिया जाता है, उसका आयतन पाई आर स्क्वायर एच। फिर इसके बाद 250 रोगियों का ज्ञात कर लेंगे। तो जो हमें दिया गया है उसको पहले लिख लेते हैं भाई, जब आप लिख लेंगे तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि बेलनाकार कटोरे का व्यास दिया गया है, तो यहाँ से आप लिख दीजिए व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर। अब व्यास की सहायता से आप त्रिज्या भी ज्ञात कर लेंगे, त्रिज्या बराबर 7 बटे 2 सेंटीमीटर। क्यों, जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। इसके बाद ऊंचाई यानी कि एच बराबर ऊंचाई ब्रैकेट में एच लिख दीजिए और ये आपकी त्रिज्या आर है, ये भी लिख दीजिए भाई। तो अब आपका कितना है, ऊंचाई एच कितनी है
4 सेंटीमीटर लिख दिया। अब इसके बाद लिख देंगे हम लोग एक रोगी के लिए आवश्यक सूप की मात्रा। एक रोगी को कितना जरूरत होगा, वो पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होगा। पाई आर और एच का मान रख करके हम लोग ज्ञात कर लेंगे। फिर इसके बाद 250 रोगियों के लिए ज्ञात करते हैं। एक रोगी के लिए कितना सूप आवश्यक होगा, वो पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे पाई का मान 22/7 और त्रिज्या आपने देखिए यहाँ पे 7/2 निकाला है, तो 7/2 और वर्ग है तो 7/2 और गुणे ऊंचाई आपकी 4। यहाँ से देखिए आपका 7 से 7 कट गया और इसके बाद 2 से काट दीजिए, 7 से 7 कट गया, 2 दूनी 4, ये 4 कट गया। यहाँ पे 22 गुणे 7 बचा भाई, तो 22 गुणे 7, 22 सते 154 सेंटीमीटर की घात 3। एक रोगी को इतने सूप की आवश्यकता होगी। अब हमारे अस्पताल में कितने रोगी थे, 250 रोगी। 250 रोगियों के लिए आवश्यक सूप की मात्रा बराबर 250 रोगियों के लिए क्या होगा, 250 में एक रोगी के लिए जितना आवश्यक है उतने से गुणा कर दीजिए। जब आप इसको गुणा करेंगे तो आपका 38,500 सेंटीमीटर की घात 3 आ जाएगा। ये हमारा क्या हुआ, 250 रोगियों के लिए सूप की आवश्यकता। अब हम इसको लीटर में बदल लें भाई, तो हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर की घात 3। अब इस सेंटीमीटर की घात 3 को लीटर में बदलने के लिए आपको 1000 से भाग करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 38,500 बटे 1000 आपका लीटर में बदल गया। 3 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, यानी कि 38.5 लीटर इतना आवश्यक होगी, क्योंकि दशमलव के बाद 0.5000 जितने चाहो उतने लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 38.5 लीटर सूप की आवश्यकता होगी। और हम लोगों का जो प्रश्न है भाई सॉल्व हो जाता है। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, जो वीडियो है वो कैसा लगा, इस प्रश्न के साथ साथ हमारी जो प्रश्नावली है वो भी सॉल्व हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में अब यहीं तक। अगले वीडियो में हमारी जो प्रश्नावली 13.7 है उसको शुरुआत करेंगे। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ।